Assalamualaikum. I am your class teacher Miss Harim. Today we are started our chapter 4 force and motion. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अपलोडेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें. ठीक है. हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 4 फोर्स एंड मोशन. फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ताकत के ज़रिए उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, उसके अंदर कोई ना कोई हरकत ला दी जाए या उसकी स्टेट को टोटली चेंज कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका फोर्स. इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन. दूसरा है न्यूटन. 1 Newton is that amount of force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 किलोग्राम. ये क्या है? न्यूटन की आपको डेफिनेशन बताई गई है. न्यूटन क्या है? 1 Newton is that amount of force. वो फोर्स जो क्या प्रोड्यूस करे एसेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, एक बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो फोर्स एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कहलाएगी? उसकी न्यूटन. ठीक है. दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हमारे ये जो उसके टॉपिक्स थे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ. इनकी तीनों की डेरिवेशंस हैं जिसमें सेकंड वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे. इसका स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. मतलब एक बॉडी कंटिन्यूसली चल रही है स्ट्रेट लाइन में, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. ठीक है. इसकी एग्जांपल क्या हो गई? अ बुक लाइन ऑन अ टेबल रिमेन्स एट द रेस्ट एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. मतलब कि एक आपकी एक बुक आपकी रखी हुई है टेबल पे और उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. ये क्या कहलाएगा? सिंपल. मतलब इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं वो एक रेस्ट की पोजिशन में. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरी ज़बान में लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. इनर्शिया क्या है? द एबिलिटी ऑफ मैटर टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया. मतलब कि एक मैटर के अंदर की कुव्वत, उसके अंदर की एक ताकत जो कि बॉडी को, आपकी पोजीशन को चेंज कर दे, स्टेट की पोजीशन को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दे, उसके अंदर की जो ताकत होती है वो क्या कहलाती है? इनर्शिया. ठीक है. दूसरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट इसका है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन. दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. मतलब ये कि एक फोर्स, आपके नेट फोर्स आपकी बॉडी पे एक्ट कर रही है. ठीक है. आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ताकत लगा रहे हो और वो ताकत आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है? फोर्स के, जो आप ताकत लगा रहे हो. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके जा रही है? मास ऑफ द बॉडी. मतलब उसकी वजह से आपकी जो बॉडी का मास है वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रही हैं. इसकी हम डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन करेंगे. लेट एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास एम एंड ए इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. एक फोर्स है अप्लाइड हो रही है ऑब्जेक्ट पे मास के साथ, एक मास के ऊपर, m और a उसकी क्या है? एक्सेलरेशन. तो ये क्या बन गई? a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f मतलब फोर्स, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/m मतलब मास. नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 देन वी गेट a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f/m. ठीक है. ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है हमारा, इसको हटा के क्या लगा देंगे हम? इजिकल टू और k. k क्या है हमारे पास? k है हमारे पास कांस्टेंट. k हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1. अगर हम इसकी वैल्यू इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a इजिकल टू f/m. m को मल्टीप्लाई कर देंगे a से, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, m a इजिकल टू f हो जाएगा या फिर f इजिकल टू m a. ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. चलते हैं आगे अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे. इसका स्टेटमेंट, इसका ये जो लॉ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? स्टेटमेंट एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन. मतलब किसी भी चीज़ का आप एक्शन अगर दोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा, वो बिल्कुल आपके अपोजिट और इक्वल होगा. जैसे आपने एक दीवार पे बॉल हिट की और आपके पास वापस वो बाउंस बैक होके आई, तो ये क्या है? आप
की एक्शन और उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। मतलब सिंपल लॉ, आपने उसको बॉल को जब दीवार पे हिट किया, उसी फोर्स से उसी उसमें एंगल में आपके पास अपोजिट वो बाउंस बैक होके आई। एग्जाम्पल है इसकी, अ रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल with a very high fuel with a very high speed. The reaction of these gases on rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail. मतलब कि एक रॉकेट आपने देखा होगा, उसके अंदर से जब वो ऊपर उड़ता है, उसके उड़ने से पहले उसके अंदर से इतनी सारी गैसेस निकल रही होती हैं। गैसेस इसको क्या करती हैं? हेल्प करती हैं उसके अंदर उसको फ्लाई करने में, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? डेफिनेशन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब आपकी जितनी भी आपके अंदर बॉडी में, उसके अंदर की जो जितनी क्वांटिटी है, बॉडी के अंदर जितनी भी क्वांटिटी होगी वो क्या आपका कहलाएगा? मोमेंटम। ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये मैंने आपको एसआई यूनिट्स क्लास में लिखवाई भी थी ना। मोमेंटम की क्या है? न्यूटन सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका ये लॉ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम आता है। स्टेटमेंट है इसका, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन सेम। मतलब कि हम किसी भी दो बॉडीज़ पे जब हम एक्शन करवाते हैं उसका आपस में, तो उनका जो मोमेंटम रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। मतलब उनके अंदर की जो पावर्स चेंज हो जाएंगी, मगर उनका मोमेंटम, उनके अंदर की जो ताकत कुव्वत है वो सेम रहेगी। एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्पेयर्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 respectively, such that u1 is greater than u2. Therefore, total momentum before collision is equal to m1 u1 plus m2 u2. After some time, m1 collides with masses m2, due to which their velocity become v1 and v2. Total momentum after collision is equal to m1 v1 plus m2 v2. अभी आपको एक बताया जा रहा है कि आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपने दो मासेस के ऊपर आपने कोलिजन कराई है, मतलब उनके ऊपर रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो, तो उनकी वेलोसिटी जो थी पहले उन बॉडीज़ की u1 और u2 थी। आपने जब उनके ऊपर मास आपने उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया, कोलिजन के ऊपर उनका कोलाइड जब आपने करवाया, उनको आपने मासेस प्रोवाइड किया m2, तो उनकी क्या हुई? उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, मगर उनका मास जो था वो सेम रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। मतलब कि उनका जो मोमेंटम है बॉडी का, उनका जो मास है, मोमेंटम है, वो क्या है? सेम रहेगा। सिर्फ क्या चेंजेस हुई है? उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, u1 से u2 से कन्वर्ट होकर v1 और v2 रह गए। ये आपको डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी। ये इसमें डायग्राम में शो हो रहा है, देखें m1 m2 सेम है, नीचे भी बिफोर और आफ्टर कोलिजन दोनों चीज़ें इनमें क्या सेम है? इनका मास सेम है, m1 और m2। और क्या चेंज हुई है? इनकी सिर्फ वेलोसिटीज चेंज हुई है u1 u2 से, ठीक है। हमारे चैप्टर कवर अप हो चुका है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। ये काम आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक हमारी वीडियो को जल्दी कर लीजिएगा। कोई बात आपको समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।